तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं हम सबकी ड्रीम बाइक लेके आया हूँ। तो गाइस आज का वीडियो होने वाला है कावासाकी निंजा 300 के ऊपर। तो गाइस आज हम इसका प्रॉपर ओनरशिप लेके आएंगे। काफी ज्यादा बाइक चल चुकी है, जो ओनर होता है उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इस बाइक का। तो गाइस आप बहुत लोगों को डिमांड होती है कि गाइस निंजा 300 चाहिए, बहुत लोगों की ड्रीम बाइक है। बहुत लोगों को एक फर्स्ट ऐसे परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स बाइक के बदले में भी ये बाइक जो चाहिए होती है। तो गाइस हम इसका एक प्रॉपर ओनरशिप रिव्यू आज करने वाले हैं। तो गाइस चलिए ओनर को फ्री में बुलाते हैं, हम बाइक के सारी बात करते हैं। तो गाइस इस बाइक के ओनर जो है डॉक्टर इमरान, वो हमारे आज साथ है। तो सबसे पहले सर आपका इंट्रोडक्शन कर दे छोटा सा एक। मेरा नाम डॉक्टर इमरान है। मैं यहाँ पे पीजी करने आया हूँ कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में। तो गाइस आपको इन्फॉर्मेशन तो बता दो, आप भी हम की वीडियो शूट कर रही है, हम आगरा में शूट कर रहे हैं एफएस मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो सर यहाँ पे जो है पीजी स्टूडेंट है और उनकी ये बाइक है। बिल्कुल सही बात सर। बिल्कुल। तो सर सबसे पहला सवाल, आपने बाइक परचेस कब की थी? ये मेरा 2024 अक्टूबर मॉडल है। अक्टूबर आपने ये परचेस की थी? न्यू परचेज। और उस टाइम पे क्या प्राइस पड़ा था आपको इसका? उस टाइम पे 4.3 पे ऑन रोड पड़ी थी और उसके बाद 55,000 की एक्सेसरीज लगवा रखी है। तो आपने एक्सेसरी आफ्टर मार्केट लगा दिया। तो एक्सेसरी के बारे में बात कर देंगे हम। तो गाइस सबसे पहले सर आप जो बाइक देख रहे थे, सबसे पहले प्लान क्या बना था? इससे पहले क्या ओन कर रहे थे या फर्स्ट बाइक आपकी? इससे पहले मेरे पास बुलेट 2000 मॉडल लेफ्ट साइड गियर वाली बुलेट थी। मतलब ओल्ड वाली थी आपके पास? हाँ, पुरानी वाली थी, वो चलाई मैंने 2 साल। उससे पहले R15 V1 चलाई थी मैंने ब्लैक कलर। अच्छा। उसके बाद फिर ये डिसाइड हुआ तो फिर ये। तो ये आपने काफी अच्छा बोल दिया, आप बुलेट चला रहे थे। तो हाँ। बुलेट के बाद आपने प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक पे कैसे क्या आना सोचा? मुझे सुपर स्पोर्ट कैटेगरी में जाना था, बट कि सिर्फ पहले हैंड्स ऑन हो, कंट्रोल आए प्रॉपर, तो उसके लिए मुझे एक बेसिक एक स्पोर्ट्स में एंट्री कैटेगरी लेवल की बाइक चाहिए थी, ताकि मतलब हाथ अच्छे से बैठ जाए। तो उसके लिए फिर मैंने ये बेस मॉडल लिया था स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर। तो जब आप ये बाइक ले रहे थे तो आपका बजट कितना था? बजट ठीक था मेरा, 6-7 लाख के अराउंड था। 6-7 लाख के अराउंड? 6-7 लाख के अराउंड था। बट फिर ये था कि मुझे कंट्रोल पहले सीखना था। स्पोर्ट्स कैटेगरी में फर्स्ट बाइक थी, तो मैंने कहा पहले बेस से स्टार्ट करते, फिर आगे हायर सीसी पे तब जाके शिफ्ट होऊंगा। अच्छा। तो सर आधा को कितना टाइम हुआ इस बाइक को चलाते हुए? बाइक को चलाते हुए मुझे अब 2 साल हो गए। और कितने हजार किलोमीटर चला दिया आपने इसे? बाइक अभी तो मेरा इतना रन नहीं होता है, बस खाली हॉस्पिटल से रूम से हॉस्पिटल। अच्छा। और 2000 किलोमीटर भी नहीं है अभी चली। अच्छा 2000 किलोमीटर, मतलब अभी आपका एक्सपीरियंस होगा इस बाइक का पूरा? हाँ, एक्सपीरियंस प्रॉपर। टूरिंग मैंने बस टूर जो 2000 किलोमीटर चला है वो आगरा से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से लखनऊ मैंने रन चलाई। तो आपने हाईवे टूरिंग भी काफी ज्यादा की है इससे? हाँ। तो हाईवे परफॉर्मेंस कैसे है इसकी? हाईवे परफॉर्मेंस तो परफेक्ट, एकदम मस्त बाइक है। टूरिंग के लिए तो बेस्ट है। कंफर्टेबल सीट्स हैं, टैंक अच्छा साइज का है, 70 लीटर के अराउंड है। तो और सबसे बेस्ट पार्ट है कि लॉन्ग टूर्स पे शोल्डर में पेन नहीं होता, थकावट नहीं होती, अच्छा कंफर्टेबल। तो आपने अभी जो है टैंक की बात की, तो आपका एवरेज कितना देती है बाइक? स्टार्टिंग के 3 सर्विसेज में तो बहुत खराब एवरेज था। अच्छा। 10, 12, 15 के अराउंड था। ओके। बट आफ्टर 5th सर्विस अब 25 से 30 के बीच में दे देती है। 25-30 एक्सप्रेस वे पे। तो गाइस मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, ये जो है 300 सीसी का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है। उसके बाद में भी आपको 20 से 30 का एवरेज मिल रहा है। 25 से 30 दे अब 5th सर्विस के बाद अब दे रही है। तो भाई ये काफी अच्छी बात है। मतलब अगर आप ये बाइक को प्रीफर करते हो, एवरेज का आपको इतनी कंसर्न नहीं होने वाली इस बाइक के अंदर। तो आपने टूरिंग की सबसे पहले, इसके बाद तो सबसे मेन बात जो होती है ऐसे फेयरिंग वाले बाइक के अंदर, वो होता है कंफर्ट। तो कंफर्ट कैसा है इसका? राइडिंग पोजीशन कैसी है? राइडिंग पोजीशन इससे ऊपर वाली सीरीज में भी ठीक है, बट ये सबसे बेस्ट है। 300 सीसी में सबसे बेस्ट कंफर्ट है। फिर इसके बाद थोड़ा फिर हैबिट की बात भी होती है। स्टार्टिंग में मुझे बहुत स्ट्रेन हुआ था रिस्ट में, शोल्डर में, बट जब एक बार यूज टू हो गया तो अब तो नॉर्मल एकदम लगता है, कोई ऐसा वो नहीं है। नहीं, और ये जो है स्पोर्ट्स शूटर बाइक है, तो इसका हैंडल इतना एग्रेसिव नहीं, फिर भी आपको जो है दिक्कत हो रही है आप कह रहे हैं? स्टार्टिंग में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। वो तो कोई भी बाइक हो। तो इसमें स्टार्टिंग में मुझे शोल्डर में पेन हुआ था, रिस्ट में पेन होता था, बट अब कुछ भी नहीं पता लगता। 600 किलोमीटर भी मैंने एक टाइम में चलाया हुआ है, जो मैंने आगरा से लखनऊ गया था, तो कंफर्टेबल था। तो सर अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं। जब भी कोई कावासाकी जैसे ब्रांड पे जाता है, कावासाकी हो, ट्रायम्फ हो, या ऐसे प्रीमियम ब्रांड में जाता है, सबसे पहले लोगों का एक डर होता है सर्विस कॉस्ट का। तो सर सर्विस कैसी है? आपने बताया कि आपने 3 सर्विस हो चुकी है, आपने बताया, तो कैसा इसका सर्विस कॉस्ट है और कैसी चीज? सर्विस तो थोड़ी ज्यादा है, मेरी कार से ज्यादा सर्विस इसकी होती है। अच्छा, कार कौन सी आपकी? मेरे पास वर्टस GT 1.5 DSG है ऑटोमेटिक। तो वर्टस से ज्यादा इसकी सर्विस होती है? मेरी फर्स्ट वर्टस की सर्विस 5000 में हुई थी और इसकी सबसे पहली सर्विस मेरी 9000 के अराउंड हुई थी। अच्छा। और फिर सेकंड सर्विस 8000, थर्ड सर्विस 7000 के अराउंड, फोर्थ सर्विस 7000 अगेन,
एंड फिर सर्विस अभी करवाई है लेटेस्ट, वो मेरी 8000 में हुई है। तो आपने सर्विस ये टाइम के बारे में की, किलोमीटर चले नहीं आपके पास, तो आपने टाइम के हिसाब से चलाया मेरा आपने। इशू यही था कि मेरे टाइम से कभी भी टाइम से ही सर्विस करानी पड़ी है, डिस्टेंस की वजह से नहीं चला पाया था। हाँ वही। तो मेरा टाइम हो जाता था तो इसलिए सर्विस करानी पड़ती थी। तो मतलब अभी ये 3 साल में जाता 30 मंथ्स की शायद सर्विस हुई होगी आपकी। हाँ, टाइम के हिसाब से देखा जाए, बट मेरे 2 साल के अंदर ही 5 सर्विस हो चुकी है। अच्छा, तो ये बेसिक सर्विस कॉस्ट है या इसमें पार्ट चेंज भी कुछ हुआ है अभी तक? क्या अभी कुछ भी नहीं हुआ। कंपनी वाले तो कहते हैं सर हमें दे दो, आप क्या ही करोगे, इतनी परफेक्ट गाड़ी है, इतनी कंडीशन इतनी अच्छी है, मतलब न्यू आप चलाओ और मेरी चलाओगे तो आपको इतना, आई थिंक इतना डिफरेंस फील नहीं होगा अभी भी। मतलब गाड़ी मेंटेन भी काफी ज्यादा है। मेंटेन तो मैं बहुत मतलब अच्छे से करी है। आप सोचो ना 2 साल में सिर्फ 2000 किलोमीटर भी नहीं है, 1600 किलोमीटर चली है आई थिंक। अच्छा, तो सर एक्सेसरीज के बारे में बात करें तो आपने क्या क्या बिठा रखी है इस पे अभी? एक्सेसरीज में मैंने वायरलेस चार्जर लगवा रखा है। अच्छा, ये वायरलेस चार्जर है? जी, वायरलेस चार्जर है। फिर मैंने अलॉय कवर करने के लिए वो लगवा रखा है, बाइक के लिए फॉग प्रोटेक्टर लगा रखा है, स्पूल कवर लगा रखे हैं मेन स्टैंड के लिए, और ये मैंने स्पूल कवर Z900 के लगवाए हुए हैं। अच्छा, और सारी एलईडी सब लगवा रखी है, हेलोजन हटा के सारी लाइट, सब एलईडी लाइट्स हैं, सब हेलोजन रिमूव करवाया है। और इसकी सीट की कुशनिंग पहले इतनी अच्छी नहीं थी, मैंने काउल वाली सीट में कुशनिंग हल्की सी आ रही है, पता नहीं लगेगा, बहुत माइनर है, बट थोड़ा कंफर्ट के लिए करवा रखा है मैंने। अपने ये सीट पे थोड़ा सा चेंजेस करवा रखा है? काउल। अच्छा, ये इस वाले सीट? हाँ, काउल में हल्का सा माइनर करवा रखा है। अच्छा, वो इतना मतलब आपने करवा रखा है, फोम का कुछ काम करवाया आपने? हाँ, फोम एक लेयर ऐड करवाई थी हल्की सी। अच्छा, ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल आ जाए। काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती थी क्वालिटी लेवल्स की, तो सर क्वालिटी आपको इस पे कैसी लगती है? कि बहुत लोग ऐसे मिक्स ओपिनियन, कौन को किसी को बहुत अच्छी लगती है, किसी को थोड़ी डिसेंट लगती है, तो आपको कैसी लगती है? वही बात है, बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट 300 सीसी के अंदर अगर जाना है तो आंखें बंद करके जा सकते हो। थोड़ा इसका प्राइस हायर साइड पर है, बट जो इसकी रॉ पावर है वो प्रॉपर फील होती है। अब 300 सीसी में अब अपाचे हैं और सब हैं, RTR 310 है, BMW की इवन है, बट उसमें यह है कि जो पावर इसमें रॉ फील होती है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। जब से आई थिंक निंजा 300 सीरीज हुई है, वर्ल्ड वाइड लॉन्च हुई है, तब से अब तक इसमें कुछ भी चेंज नहीं है एस्थेटिकली के अलावा। डिसकंटिन्यू भी हो चुकी है इंडिया के अंदर, इंडिया में इसलिए आ रही है क्योंकि इंडिया का मार्केट जो है अभी अब जाके ग्रो कर रहा है, तो लोगों को स्पोर्ट्स कैटेगरी में 300 सीसी में अच्छी बाइक निंजा के हिसाब से, मेरे हिसाब से इससे अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उस और सब में इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ आप दे दो, बट जो रॉ पावर इसमें है, इसका टॉप एंड में अभी भी इवन इंडिया की 400 सिंगल सिलेंडर पावर बाइक से ज्यादा पावरफुल ये है। टॉप एंड में इसको अभी तक आई थिंक ओनली एप्रिलिया 457 ही बीट कर सकती है, उसके अलावा तो एप्रिलिया तो और ज्यादा एक्सपेंसिव चल जाती है इससे, अगर आप चले जाओ। बस वही है कि एप्रिलिया के अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई और 300 सीसी इवन 400 सीसी बाइक इंडियन या इवन ड्यूक KTM भी वो इसको नहीं बीट कर सकती टॉप एंड में। और एक बात है, ये जो बाकी ब्रांड की सिंगल सिलेंडर है, मतलब अगर आप इनको ज्यादा आरपीएम भगा दे तो उनमें वाइब्रेशन काफी ज्यादा फील होती है। ये ट्विन सिलेंडर चले तो सबसे बेस्ट चीज इस बाइक की यही बात है, इवन क्रूजिंग एट 160 170 किलोमीटर पर आवर बिल्कुल भी वाइब्रेशन फील नहीं होती, एकदम स्मूथ इंजन है। सबसे बेस्ट जो मुझे इस बाइक का लगा वो यही बात है। तो आपने जो है 160 170 बता रहे, तो वहाँ पे इंजन परफॉर्मेंस कैसा है? इंजन स्ट्रेन फील होता है या इंजन कंफर्ट? इवन मैं अभी दिल्ली टू आगरा अभी जो मैं करके आया हूँ 190 किलोमीटर टच किया मैंने। अच्छा, तो आपने टॉप स्पीड कितनी टच की है? ये मेरा हाईएस्ट है अभी तक का इस बाइक पे, 190 किलोमीटर पर आवर। तो सर वैसे तो ये अपना जो है 296 सीसी का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो फिर भी जो है इसका हीटिंग रिस्पॉन्स कैसे है? ट्रैफिक में हीटिंग कैसे है? आपको जब आप लॉन्ग ड्राइव करते हो तो कैसी हीट जो है कैसा है इसका? हीटिंग करते हैं इंजन या? अच्छी बात, अगर ट्रैफिक अच्छा खासा है तो हाँ, और आफ्टरनून के टाइम पे फील होता है, बट बहुत रेयर होता है ऐसा, मतलब इतना हीट नहीं होता है। अगर प्रॉपर धूप हो रखी है अच्छे से और बहुत जाम है और घंटे 2 घंटे हो गए जाम में फंसे हुए, तब जाके फील होता है, अदरवाइज अभी तक फील नहीं हुआ मुझे तो। खैर मतलब आप जो है सेटिस्फाइड इसके कंप्लीट 300 से, इससे तो कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। सर अगर सबसे पहले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको आएंगे इस वीडियो में कि यूज्ड बाइक के अंदर अगर कोई इसको प्रीफर करता है तो उसको क्या क्या रेंज है? यूज्ड प्राइस के अंदर जो है रेंज क्या होगी इसकी प्राइसिंग में? यूज्ड मार्केट में इसका प्राइस होना चाहिए 3 लाख से स्टार्टिंग हो सकती है, अगर अच्छी कंडीशन में है, किलोमीटर्स कम चले हुए, एक्सीडेंटल नहीं हो। अच्छा, तो 3,50,000 के आराम। मतलब जो है अगर किसी को अच्छी कंडीशन में बाइक चाहिए, उसका बजट 2.5 से 3 लाख रुपए, तो यूज्ड मार्केट के अंदर निंजा 300 को प्रीफर कर सकता है।
जा सकते हो, बट या तो फिर जिस इंसान से ले रहे हो आप वो ट्रस्टेड इंसान हो, आपके नॉन में हो, क्योंकि सेकेंड हैंड मार्केट का तो फिर बहुत ग्रे एरिया चला जाता है। आपको बहुत अच्छी मिल सकती है, चांसेस है, बट बहुत कम है, और ज्यादातर स्कैम ही ज्यादातर मैंने देखे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट है 2-2 लाख के अंदर भी ये बाइक मिल जाती है, लेकिन वो कंडीशन कैसी होगी वो बस वही इशू है। देखने में लगता है, बट वही है कि अंदर सब चीजें खराब होती हैं। एस्थेटिकली बाहर उसको नई चीजें लगा के दिखाने के लिए स्टिकर्स आ जाते हैं आजकल आफ्टर मार्केट सारे, तो देखने में प्लीजिंग भले ही हो, बट वो अंदर उसके इंजन और सब वो बहुत खराब होता है। तो बहुत कॉशियसली अगर आप जा रहे हो तो अच्छे से डिटेल के साथ, जिसको नॉलेज हो बाइक की, उसके साथ ही जाएं और तब देखें आप। सर तारीफ तो बहुत हो गई, कुछ नेगेटिव्स होते हैं इस बाइक के बारे में, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपको लगते हैं कि ये को अच्छी हो सकती थी, या कुछ जैसे कमियां है इस बाइक के अंदर जो आप व्यूअर्स को बताना चाहते हो अगर आप निंजा 300 प्रेफर कर रहे हो तो? इसका एक नेगेटिव जो सबसे बड़ा आई फील जो है वो है सर ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड नहीं, वो तो फेयरिंग की बाइक है सर, तो उसमें तो आपको दिक्कत होगी नहीं। एक चीज इसका ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, ये दोनों है। इसका एडवांटेज ये है कि छोटी हाइट जिनकी होती है उनके लिए परफेक्ट बाइक है। मैं माई सेल्फ आई एम 5'5", तो मेरे लिए परफेक्ट है, दोनों पैर आराम से कंफर्टेबल आते हैं। 5'6", 5'7" तक बहुत कंफर्टेबल है, बट अगर आपकी 5 इवन 3, 4 है तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। उसका ये तो इसका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज ये है कि कहीं अगर ब्रेकर है, कहीं कुछ है, तो बहुत स्लो करनी पड़ती है बाइक। बहुत देख के करना पड़ता है। ऑल्दो अभी लेटेस्ट मैंने अब देखा है कि इसके कुछ स्टूल्स आ गए हैं जिससे इसकी हाइट एडजस्ट हो जाती है, साइज इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये है। बट इसका ये डिसएडवांटेज है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है, अभी जो मुझे अभी फील हुआ अभी वाले टूर में, कि हाई स्पीड पे अगर दोनों हाथ छोड़ो तो वॉबल कर सकता है बाइक। अच्छा, मतलब आपको 110 पे भी, इवन 90 पे भी हैंडल बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वॉबलिंग कर सकता है। तो वो डेथ वॉबल जिसे कहते हैं, तो बहुत हाई स्पीड पे जाती है तो वो बीच में कभी टैंक स्लैपर जिसे कहते हैं, तो वो रिस्क है इसमें हाई स्पीड पे। अच्छा, तो ये हम पॉइंट मान के चल सकते हैं। हाँ, आपने या तो आपके बाइक में नोटिस किया, आपने दूसरे कोई बाइक चलाई और? नहीं, ये मेरे को अपने बाइक में तो फील हुआ, और ये निंजा 300 में कंप्लेंट्स आई हैं, और यूजर्स के जो मेरे फ्रेंड्स के पास भी है, तो उसमें ये कंप्लेंट है हाई स्पीड पे वॉबल करता है हैंडल इसका, अगर आप छोड़ दोगे आप तो सर ये शायद प्लेटफॉर्म भी पुराना वाला, तो उसके हिसाब से कुछ अभी मॉडर्न टाइम के अंदर दिक्कत हो सकती है इसमें। हाँ, इसमें क्लिपर्स जमाने का प्लेटफॉर्म ये है नहीं, क्योंकि हैंड्स ऑन क्लिपर्स आते हैं, हैंडल बार्स आते हैं थोड़ा उसको कंट्रोल करने के लिए, बट वो मैंने अभी उस पे ना मैंने लगवाए हैं ना अभी टेस्ट किया, तो उसका कह नहीं सकता, बट आते हैं आफ्टर मार्केट, जिससे हैंड ये वॉबलिंग का इशू सॉल्व हो जाता है। बट मेन जो एक डाउनफॉल है, बस डाउनफॉल भी नहीं कहेंगे इसका, बस ये बोलेंगे डिसएडवांटेज थोड़ा सर्विस कॉस्टली एंड पर है। दूसरा इसका ये है कि हाइट का मेन, बस ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा हाइट की, छोटी हाइट के लिए बेस्ट भी है, और ग्राउंड क्लियरेंस के लिए बहुत प्रॉपर रुकना पड़ जाता है। कभी आपने खराब सड़कों पर लेके गए कहीं ऑफ रोडिंग? हाँ, मतलब खराब रोडों पे भी चलाई है मैंने, कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो सर अभी उसके बारे में बात करें, जो सबसे ज्यादा लोग जो सवाल का वेट कर रहे होंगे, तो जब से कोई ऐसी बाइक ले जाता है, खासकर कावासाकी की या ऐसी कोई स्पोर्ट बाइक लेके जाता है, सबका एक ये होता है कि रिएक्शन कैसे मिलेंगे। तो सर उसके बारे में, जब पब्लिक में लेके जाते हो या आप कॉलेज में भी रहते हो यहाँ पे, तो कैसे रिएक्शन मिलते हैं? लोग आपको पूछते हैं आके, या फिर कोई बच्चे आपको दिखते, तो रिएक्शन कैसा होता है इस बाइक का? रिएक्शन तो बेस्ट है, हेड टर्नर है, प्रॉपर बाइक, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं भी चले जाओ, चाहे आपके, और सबसे अच्छी बात है जो अब जो इसके स्टिकर्स आए हैं, जो एस्थेटिक्स इसके चेंज किए हैं, ये रिजेंबल करती है समटाइम्स ZX 6R से, निंजा 650 से, ZX 10R से। पब्लिक में लोग जाते तो मेरे को आवाज आ जाती है, लोग बोलते हैं कि 10R जा रही है, 600 जा रही है, तो एक वो है ऑब्वियसली। ये वाला जो कलर शेड है इसके अंदर तो 10R का प्रॉपर रिजेंबल करते हैं, क्योंकि ये जो शेड है सारे बाइक में सेम ही आया था। हाँ, अब ये वाला इस बार 2024 एंड में जो ये कलर स्कीम आई थी, ये इन्होंने ZX 6R में भी निकाली थी, 10R में भी निकाली है, और ये कलर्स पूरा सेम ही आते थे दोनों, क्योंकि दूर से देखने पर आपको ऐसा लगता है कि आपने यही बड़ी बाइक जो है जा रही है, हायर सीसी की बाइक फील होती है। सर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा जो है ये भी थोड़ी मजे वाली बात है, आपने एग्जॉस्ट क्यों लगाया? अभी तक 2 साल हो गए आपको बाइक चलाने, आवाज के लिए भी काफी ज्यादा पॉपुलर है ये बाइक। एग्जॉस्ट का ये है कि मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बंदा हूँ, तो मेरे को साउंड इतना नहीं है। हाँ, इसमें ये बस इशू ये है, जो साउंड हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि हम एग्जॉस्ट चेंज कर लेंगे, 300 सीसी 400 सीसी में वो साउंड जो मुझे चाहिए प्रॉपर, वो नहीं आ सकती, वो 4 सिलेंडर में ही आएगी। तो ये रीजन था। दूसरा, दिल्ली में मैं यूज करता हूँ मोस्टली बाइक, तो वहाँ पे ट्रैफिक का बहुत इशू रहता है, चालान का, तो इसलिए मैंने चलाया नहीं। बट स्टॉक भी काफी अच्छा साउंड करता है हाई आरपीएम पे, तो वो इशू नहीं है। मेन तो बस ये इसलिए नहीं चेंज कराया मैंने कि
चलान की वजह से, और दूसरा जो साउंड जो अपने को चाहिए वो 4 सिलेंडर में ही फील आएगी। इनलाइन 4 के फैन, इनलाइन 4 का फैन हूँ मैं, और अच्छा। बस वही रीजन है मैंने अभी तक चेंज नहीं करवाया। तो मतलब अगर आप प्लान है मेरा ZX4R कुछ लेंगे तो आप उसमें एग्जॉस्ट बिठा दोगे? हाँ, उसमें तो फॉर श्योर ZX4R या ZX6R का प्लान बना कभी आगे इन फ्यूचर तो ऑब्वियसली वो तो कराऊंगा। तो अभी जहाँ जहाँ तक मुझे पता चल रहा है, आपने ये बाइक जो है एक्सपीरियंस के लिए और ऐसे बिगिनर स्पोर्ट्स बाइक के रूप में ली है। आपने कुछ अभी ऐसे शौक के पर्पज से फिलहाल तो ये बाइक नहीं ली? हाँ, मतलब शौक भी था, ठीक है चलो हो जाएगा, एक स्पोर्ट्स कैटेगरी में बाइक चलाने को मिल जाएगी, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो बस यही रीजन था ये लेने का, और थोड़ा हैंड्स ऑन भी हो जाएगा हायर सीसी में जाने के लिए। तो सर आप ऐसे जो है, आप ऐसे एक मेच्योर कस्टमर हो, थोड़ा ऐसे आप क्या बोलते हैं ऊपर लेवल के कस्टमर हो, मोस्टली ये बाइक जो है यंगस्टर्स को या ऐसे कॉलेज के बच्चों को पसंद आती है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से कौन कौन से लोग ये बाइक जो है खरीद सकते हैं आज भी, अगर उनको स्पोर्ट्स बाइक का शौक है तो? स्पोर्ट्स बाइक में ये फॉल करेगा या तो जिसका कॉलेज कंप्लीट हो गया हो, उनके लिए बहुत अच्छी बाइक है। जिसको अपना एक ये होता है कि स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक भी चाहिए, और डेली इवन आप डेली कम्यूट के लिए भी यूज कर सकते हो इसको, बहुत कंफर्टेबल है। कॉलेज गोइंग में अगर आपका बजट ठीक है, आपके फैमिली में है, अलाउ करते हैं अगर बजट इतना कि आप 300 सीसी के लिए आप समवेयर अराउंड 4,350,000 अराउंड खर्च कर सकते हो, तो ये आप इजीली ले सकते हो। बट इसका बस एक ये है कि थोड़ा अगर आप फर्स्ट एज अ बिगिनर ही डायरेक्ट 300 सीसी ले रहे हो तो थोड़ा सुपरविजन में बहुत कंट्रोल एनवायरनमेंट में पहले चलाएं, थोड़ा आप पावर का इसका आइडिया लें, उसके बाद ही आप इसको मतलब प्रॉपर यूज करें। तो मैं तो बस यही बोलूंगा, बाकी कॉलेज गोइंग भी ले सकते हैं, बट वही है मेन, आपका बजट क्या है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर अगर आपने जो रॉ पावर की बात की थी, तो रॉ पावर का इसका डायरेक्ट कंपटीशन अगर हम देखें तो वो रॉयल एनफील्ड की GT 650 के साथ होता है। हाँ, वो भी सेम है, जो आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिलते हैं, उसके अंदर भी आपको ट्विन सिलेंडर इंजन मिलता है, वैसे परफॉर्मेंस मिलते हैं। तो गाइस जिसको बस रॉ पावर चाहिए तो वो GT के ऊपर से इस पे जा सकता है क्या? क्या आपको मतलब आपका क्या ओपिनियन इस पे? दोनों मैं कंपैरिजन तो दोनों का वैसे बनता ही नहीं है, वो कैसे बाइक है। हाँ, प्राइस अगर आप कंपैरिजन करो प्राइस के ऊपर, वो भी आपको 4,500-5 की पड़ रही है अभी प्राइस के हिसाब से, बट आई वुड स्टिल गो विद 300। उसका रीजन है कि ये फेयर्ड बाइक है, वो कैफे रेसर है, प्लस वो बहुत हैवी बाइक है, उसको हैंडल करना आने के लिए आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस की जरूरत है। ऑन द अदर हैंड इस एक्सपीरियंस इसको भी जरूरत है, बट उससे काफी कंट्रोल्ड बाइक है ये। ऑब्वियसली बात है, स्पीड दोनों की बराबर ही है ऑलमोस्ट, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, टॉप एंड में दोनों ऑलमोस्ट सेम ही जाती हैं, बट डिफरेंस फिर आ जाता है कि वेट मैनेजमेंट का और उसका। क्योंकि जहां तक मैंने नोटिस किया, दोनों का सर्विस कॉस्ट हो, दोनों की पार्ट्स की प्राइसिंग हो, दोनों का भी एक्चुअल ऑन रोड प्राइस भी काफी ज्यादा आसपास ही है। तो अगर कोई कॉन्टिनेंटल GT देख रहा है तो आपके ओपिनियन में हो कि आपको निंजा 300 चेकआउट करनी चाहिए उसको एक बार? इट डिपेंड्स ऑन द टेस्ट कि अगर उसको कैफे रेसर में प्रॉपर जानना है, क्योंकि ये इसमें तो सीधा क्लियर होता है, या तो फेयर्ड बाइक होती है या तो क्योंकि दोनों का वही अलग है कि किस बेस पर है। अगर किसी को फेयर्ड बाइक चाहिए तो मैं डेफिनेटली प्रेफर करूंगा 300। अभी जो GT के मोस्टली कस्टमर्स हैं उनको वही जो है पब्लिक इमेज चाहिए, उनको एक रिएक्शन एक्सेप्ट करने वाली बाइक चाहिए, तो उसके हिसाब से अगर आप उसके हिसाब से तो ऑब्वियसली बात है, आंखें बंद करके 300। अच्छा, जितना मैंने मेरा एक्सपीरियंस किया, मेरे फ्रेंड्स पे भी GT 650 भी है, बट जो अगर आप जो बात कह रहे हो अगर वो चाहिए तो वो 300 ही कावासाकी ही दे पाएगी आपको, इवन GT 650 भी इतना नहीं है। जितनी आई कैचिंग ये लगती है दूर से बस उतनी जो है GT तो नहीं आगे नहीं लगती। तो सर सबसे बड़ा कि इम्पोर्टेंट सवाल मेरा एज अ बाइकर, जो ये करंट टैक्स रिफॉर्म्स हुए, जो आपको 300 के ऊपर जो है टैक्स ज्यादा लग रहा है, 300 से कम में टैक्स कम लग रहा है, तो आपका क्या है जो है ओपिनियन है इसके ऊपर? क्योंकि आपने भी कहा कि आपकी भी ड्रीम बाइक जो है अभी बड़े सीसी के अंदर ही है, तो आपको भी थोड़ी दिक्कत हुई होगी जब से उसका प्राइस बढ़ा था, तो आपका क्या टेक है इस पे? इस पे टेक मेरा यही है कि सीसी के अकॉर्डिंग टैक्स लगना तो थोड़ा अजीब लगता है, समझ नहीं आता कि अब इंडियन मार्केट में भी काफी 300-400 सीसी बाइक लॉन्च होने वाली हैं, हीरो है, बजाज है, बजाज ने भी आपने जो 350 अभी नहीं लॉन्च करने वाले हैं, बजाज 350 400 बंद कर रहे हैं, वो लॉन्च कर रहे हैं। अब वो 300 से ऊपर है तो उनका प्राइस ऊपर जाएगा। अब उन बाइक्स के ऊपर अगर ज्यादा अमाउंट जाएगा तो वो वर्थ नहीं लगता। अगर कावासाकी पे जाऊं 300 सीसी 296 सीसी है, इसलिए इस पे टैक्सेशन कम हुआ है, बट अगर इस पे ज्यादा लगता तो भी मैं इसको ही प्रेफर करता ज्यादा देना, क्योंकि फिर सिर्फ ये नहीं कि बाइक ही है,
निंजा 300 नाम ही मतलब इसका वो है कि इंजन कितना रिफाइंड है। अगर उसके एक्स्ट्रा पैसे दे दूं तो उसमें वो ऐसा दिल पे चुभता नहीं है। तो मतलब प्राइस तभी बढ़ा जब आपको बाइक के अंदर प्रॉपर वैसी एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल हो रही हो। हाँ, मतलब अगर उसना बाइक के अंदर इक्विपमेंट है तो आप एक्स्ट्रा प्राइस जो है ये कर सकते हैं। दे सकते हैं। अच्छा, तो गाइस ये था कुछ कावासाकी की निंजा 300 का ओनरशिप रिव्यू। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओनरशिप रिव्यू के लिए, काफी अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सर आप नेक्स्ट बाइक कब ले रहे हो आप? अभी तो अब देखो, अभी तो 1-2 साल तक तो प्लान नहीं है। उसके बाद अगर प्लान बनता है तो 2 साल तक तो अभी मैं चलाऊंगा। अभी तो मेरे खैर इतना चला नहीं है बाइक, तो अभी तो और एक्सपीरियंस करना है और टूर करने हैं। बट उसके बाद अब देखेंगे 2 साल के बाद। अभी तो नहीं प्लान है कोई फिलहाल। कोई किसी ड्रीम राइड सर जो आपको बाइक पे करनी है, मतलब लाइफ में एक बार तो करनी है एक राइड ऐसी कोई? ये तो सबकी लद्दाख तो होती सबका है, ये तो होता है। सबकी होती है कि लद्दाख जाना है और वो करना है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो ड्रीम बस ये होता है अपने दोस्त साथ में होने चाहिए। हाँ। चाहे फिर वो 50 किलोमीटर की राइड क्यों ना हो, बहुत डिपेंड नहीं करता। बस अपने दोस्त साथ में हो, बस वही काफी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया गाइस आपका जो है हमारे वीडियो में आने के लिए, आपका टाइम देने के लिए। तो गाइस ये था कुछ आज का वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और गाइस यूट्यूब ने एक हाइप का फीचर अनाउंस किया है, उसको वीडियो को हाइप भी जरूर कर देना। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय।